गुड मॉर्निंग। ओके, गुड। एक बार फिर से देखें आप सारे लोग सिलेबस को, हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। ये प्रतिदिन ध्यान करो, ऐसे ना सारी चीजें याद होती जाएंगी। हम लोग इथिक्स वाले खंड में हैं। सार तत्व कंप्लीट, निर्धारक पूरा, परिणाम हो चुकी है विवेचना, नीति शास्त्र के आयाम को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोग टॉपिक में है एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। इसका एक भाग हम लोग कर चुके हैं, कल हम लोगों ने उसको किया है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। तो ध्यान देना, हमने किस तरीके से इसको देखा था। एक बार हम लोगों ने देख लिया निजी संबंधों में नीति शास्त्र, दूसरी बार देख लिया सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। तो हमने इसको देख लिया है। अब हम इसके एक दूसरे पक्ष को देखने जा रहे हैं। वहां पे आने से पहले संक्षिप्त से एक विवेचना करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना कि व्यक्ति अपने निजी रूप में किसी भी मान्यता को माने या कोई विश्वास रखे या आस्था रखे। व्यक्ति अपने निजी जीवन में कई चीजों में आस्था रखता है, विश्वास करता है, मानता है। अपने निजी जीवन में वो मानता है बहुत सारी चीजों को, निजी जीवन में मानता है। ध्यान करना, बहुत सारी चीजों को मानता है, विश्वास करता है, आस्था रखता है। परंतु यदि वो सार्वजनिक स्थल पे कोई काम कर रहा है, सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, तो वहां अपने निजी मान्यताओं और आस्थाओं से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। जैसे मान लो प्रशासनिक अधिकारी है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, संदर्भ को ध्यान देना आप बारीकी से। हो सकता है वो किसी एक धर्म में आस्था रखता हो, धर्म के क्रियाकलापों में विश्वास करता हो, वो किसी विशेष टाइप की गतिविधि को मान्यता प्रदान करता हो। प्रशासनिक अधिकारी मान लो आईएएस या एसपी महोदय हैं, तो वो भी तो किसी धर्म को मानते होंगे। घर में हो सकता है सुबह सुबह कुछ करते भी होंगे उस पर, जिस धर्म को मानते हैं। परंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते वक्त, सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते वक्त, उन्हें अपने निजी विश्वासों और आस्था से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। स्पेशली मान लो सांप्रदायिक दंगा हो गया, तो आपको सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं कि आपका किसी धर्म विशेष में आस्था है तो केवल आप उसी को सपोर्ट करोगे, अन्यों को साथ अन्याय करोगे। आप सार्वजनिक पद पे बैठे हो, एक सरकार के द्वारा दिए गए पद पे बैठे हो, तो आपका दायित्व बनता है कि अपने निजी विश्वासों, जो आपका व्यक्तिगत विश्वास है, आपकी व्यक्तिगत जो आस्था, उससे ऊपर उठकर सबकी रक्षा करनी है। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी है। स्पेशली ऐसी चीजें तब होती हैं जब जातीय दंगे हो जाएं, सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, भाषाई विवाद हो जाए। संदर्भ को ध्यान देना आप सारे लोग। कभी दंगे हो जाए, धार्मिक दंगे, जातीय विवाद हो जाए। मान लो आप किसी खास जाति में, बड़ी आपको विश्वास है इस जाति के लोग बड़े अच्छे होते हैं, और उस जाति के लोगों का झंझट किसी और जाति से हो जाए, तो आपको अपनी जाति विशेष से ऊपर उठकर सही कदम उठाने की जरूरत होती है। मान लो आप कोई भाषा, किसी खास भाषा को बोलते हो, और उस भाषा बोलने वाले का दूसरे भाषा बोलने वाले से विवाद हो जाए, और आप अधिकारी हो, तो आपको अपनी भाषा बोलने वाले का साथ देना कोई जरूरी नहीं है। यदि उसने गलत किया है तो बिल्कुल साथ नहीं दोगे। आपको ऊपर उठकर, तटस्थ होकर कदम उठाने की जरूरत होती है। तो देखो, ध्यान देना, कई बार हम निजी तौर पे कई चीजों को मानते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, निजी तौर पे। परंतु सार्वजनिक पद पे बैठे हो तो आपको सार्वजनिक हित को वरीयता देनी पड़ेगी और उसके अनुरूप कदम उठाना पड़ेगा। मान लो आप किसी धर्म से, जैसे मैंने कहा, एक बात फिर से सुन लो, किसी धर्म से जुड़े हो और दंगा हो गया है, तो केवल अपने धर्म के लोगों को बचाना नहीं काम करोगे, आपको तो व्यवस्था बनानी है। हो सकता है अपने धर्म के लोगों पर भी एक्शन लेना पड़े, तो आप लोगे। यानी आप अपने निजी विश्वास और आस्था से ऊपर उठकर काम करोगे, क्योंकि आप सार्वजनिक पद पर बैठे हो। यह भी एक संदर्भ बन सकता है इस संदर्भ में। इज इट क्लियर?
ध्यान देना। और ध्यान देना कि अगर हम सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र या बढ़ाना चाहते हैं नीति की स्थिति को, तो हम सबको मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनका पालन करोगे तो सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता बढ़ेगी। ये भी नैतिकता को बढ़ावा देने के उपाय हैं मौलिक कर्तव्य, ये भी लिख लेना एक बार की। मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 में हैं, 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां शिक्षा से संबंधित है, बच्चों की शिक्षा से। तो ये मौलिक कर्तव्य भी सार्वजनिक जीवन में और निजी जीवन में भी नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। यह भी एक उत्तर का पार्ट होगा आपके कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता को बढ़ावा देने का उपाय क्या, तो बोलो मौलिक कर्तव्यों को की शिक्षा दी जाए, मौलिक कर्तव्यों को जनमानस में स्थापित किया जाए। ऐसा करोगे, ध्यान देना, तो ये पार्ट अभी होता है क्लियर। तो देखो, ध्यान देना, इस टॉपिक की वस्तु स्थिति को देखो कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध, तो हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटकर देख लिया। एक निजी संबंध में नीति शास्त्र और दूसरा सार्वजनिक संबंध में नीति शास्त्र। अब हम लोग एक इसका एक और पक्ष देखने जा रहे हैं, नया पक्ष। ध्यान होगा कि 1991 में नई आर्थिक नीति जब आई, तो जिन एरियाज पर सरकार का नियंत्रण था, अब सरकार वहां से हट रही है और उसको निजी क्षेत्र को दे रही है। अभी भी आप देखोगे विपक्षी दल, विरोधी दल सरकार पे आक्षेप लगाते हैं, सत्तारूढ़ दल पे, कि सभी चीजों को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं। आज के समय में देखो, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम, बिजली इलेक्ट्रिसिटी पहले सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत था, निजी क्षेत्र के बड़े बड़े प्लेयर उतर गए हैं। संचार में, परिवहन में, ध्यान देना, परिवहन में, बीमा में, बैंकिंग में, बीमा बैंक, ये सारे सेक्टर में आज, सर्विस सेक्टर में सरकार अब कई जगहों से पीछे हट रही है और प्राइवेट प्लेयर को बढ़ावा दे रही है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है सरकार। ध्यान देना, इसको बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज बहुत सारे काम इसी पैटर्न पे हो रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी आ रहा है, सरकार भी आ रही है, और दोनों मिलकर सड़क बनाना हो, प्राइवेट, पहले सरकार सड़क बनाती थी, अब सरकार नहीं बना रही है, निजी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। अभी भी कुछ एरियाज में, जैसे रेलवे में, अभी भी हद तक सरकार का ही नियंत्रण है, बट उसमें भी रेलवे को जो चादर चाहिए, सफाई कर्मी चाहिए, वो निजी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ठेका ले रखा है कि हम सप्लाई करेंगे खाना। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है रेलवे, सरकार का नियंत्रण है रेलवे पे, बट वो भी निजी क्षेत्र के लोगों की मदद ले रहा है। कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं, चादर की धुलाई कंपनी को ठेका, खाना पीना कैटरिंग कंपनी को ठेका, निजी क्षेत्र की कंपनियां। तो आज बहुत सारा काम, ध्यान रखना, इन दोनों के तालमेल से हो रहा है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। और जब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में नजदीक आ रहे हैं, तो बात जरूर होगी नीति शास्त्र की कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात जरूर उभरनी चाहिए। तो ये एक नया डायमेंशन है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नीति शास्त्र, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ध्यान देना आप, और ये लिखने का अवसर मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं लिखने का अवसर मिल रहा है। जो मैं एग्जाम्पल दूंगा, इस एग्जाम्पल को आप दूसरी जगह भी लिख सकते हो, पढ़ो यहां पे, उसको आप अन्यत्र भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना आप, जिस एग्जाम्पल को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये जो था 1991 की नई आर्थिक नीति आने के बाद, आप देखोगे निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और विनिवेशीकरण को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, बड़ी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर को बेचा गया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाने लगा।
अब जब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या क्या जरूरत होती है, उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना है। इज इट क्लियर? पहले बताओ, जैसे भारत में रिलायंस है, टाटा, ये सब कौन से क्षेत्र की कंपनी है? ये निजी क्षेत्र की है। स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें सरकार का नियंत्रण है। तो आज तो देखोगे ना, संदर्भ को ध्यान रखना, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर था वो मजबूत था ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता था, उसके पास इतना धन संपदा नहीं थी। सारा काम सरकार को करना था। 47 के बाद, आजादी के बाद, सुई से लेकर रेलगाड़ी तक सरकार को ही जिम्मेदारी थी। सुई भी बनाना इसी की जिम्मेदारी थी और रेलगाड़ी भी चलाना इसी की जिम्मेदारी थी, सरकार की। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, अब बहुत सारी चीजों को हमने प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को दे दिया। ठीक है, तुम काम करो। आप पहले घर पे देखे होंगे BSNL और MTNL का वो चोंगा वाला फोन रहता था, बड़ी अच्छी से रिंगटोन आती थी, उठाकर बात होती थी, सरकार का था। सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है वो सब। बाद में निजी क्षेत्र आ गए। पहले टेलीफोन का तार खराब हो जाता था, जाके शिकायत कर रहे हो, 3 दिन के बाद उधर से आ रहे हैं, तार को ठीक कर रहे हैं, थोड़ी भी बारिश हुई, तार गड़बड़, फोन काम नहीं कर रहा है। निजी क्षेत्र है, उन्होंने त्वरित सेवा दी। अभी बोलोगे शाम तक फोन लगा देंगे, आपकी सर्विस मिल जाएगी। बहुत फास्ट उन लोगों ने सर्विस देनी शुरू की। निजी प्राइवेट सरकारी क्षेत्र की दशा बिगड़ गई। MTNL BSNL समझ लो कहां चला गया। नए सारे लोग संचार क्षेत्र में उभर के सामने आ गए। तो आज ज्यादातर एयर इंडिया की स्थिति देखो, लॉस में जाने लगा था, अभी जाकर उसको हटाया गया है। और इंडिगो है, जो और एयरलाइंस हैं, वो ज्यादा बेहतर सर्विस दे रहे हैं, तो लोग उसमें जाना पसंद करते हैं। ये ठीक है कि निजी क्षेत्र भी कई बार गड़बड़ी करता है, जैसे वो ये अभी एक इनका था, महानुभाव का, जो विजय माल्या थे, इनका भी एक आया, वो डूब के खत्म हुआ। अभी गो फर्स्ट वाली स्थिति बनी हुई है, वो भी एयरलाइंस थोड़ी घाटे में चल रहा है अभी, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। वो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, ठीक है। तो यहां पे संदर्भ को ध्यान देना। क्लियर? जय बिहार बाद में लिखना बेटा, पहले यहां पढ़ लो, तो जय भारत बोलोगे, और जय अपने बारे में भी जय बोलोगे। IAS बन जाओगे तो जय बोलने की स्थिति आएगी, नहीं बनोगे ना तो जय बोलने में भी दिक्कत हो जाएगी, अगल बगल वाले बोलने भी नहीं देंगे, परेशान हो जाओगे। तो ध्यान देना, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र का एक नया पक्ष शुरू होता है 1991 में, नई आर्थिक नीति आने के बाद। हम लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र के कई सारे उपक्रमों को, जिसपे पहले सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। ध्यान देना, सार्वजनिक क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, और अभी भी हम ऐसा खूब प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं पब्लिक प्लेस पे थूकना नहीं है, घर में आप जहां हो जो करना है कर लो, बट प्राइवेट प्लेस पे मत करो, फूको मत प्राइवेट प्लेस, पब्लिक प्लेस पे, अदरवाइज दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो संदर्भ क्लियर रहना चाहिए कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। और ध्यान देना, 91 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र से बहुत जगहों से सरकार हटना शुरू की और प्राइवेट प्लेयर को बढ़ाना शुरू किया कि आप आ जाओ। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआत में तो मजबूरी थी, सभी जगहों पे सरकार को ही काम करना था, क्योंकि जो निजी क्षेत्र था वो मजबूत था ही नहीं। अब तो सरकार सब जगहों से हट रही है। इवन डिफेंस, जिसपे सरकार का नियंत्रण था, डिफेंस, रक्षा क्षेत्र, उसमें भी निजी क्षेत्र की कंपनियां अब आ गई हैं। वो विमानों के साथ तालमेल कर दिए। कई सारे अभी सार्वजनिक क्षेत्र को पकड़, जैसे हॉल है, बेल है, भेल है, इसमें सरकारी क्षेत्र है, परंतु बहुत सारी निजी क्षेत्र की भी कंपनियां अब रक्षा क्षेत्र में आ गई है। पहले वो रिजर्व था केवल सरकार के लिए। ध्यान देना। तो अब देखो, जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, नोट कर लोगे, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाना, ये इसकी खासियत है।
निजी क्षेत्र लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, और जो सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जो होता है वो लोक कल्याण होता है। लोक कल्याण, जनता का कल्याण करना, देश का विकास करना, ये सब थोड़े उनके उद्देश्य हो जाते हैं। लिख लो आप। मुख्य उद्देश्य क्या है? एक का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, टू फुलफिल पब्लिक एम, सामाजिक उद्देश्य जो सोशल एम है उनको पूरा करना। और इनका व्हाट्स द प्राइमरी एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर? लाभ कमाना, गेन करना, प्राप्त करना कुछ। तो ये दोनों का है। अब जब दोनों क्षेत्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो नीति शास्त्र की बात की जा रही है कि क्या होना चाहिए। अब देखो दोनों से चीजें हो रही हैं। निजी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो निजी क्षेत्र की विशेषता यह है कि ये मितव्ययी होते हैं, कम पैसा खर्चा होता है, मितव्ययिता होती है। इसमें थोड़ा फिजूल खर्ची की स्थिति आती है। फिजूल खर्ची सार्वजनिक क्षेत्र में फालतू के खर्चे, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। इनका निजी क्षेत्र का मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा होता है, इनका मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर होता है पब्लिक सेक्टर का। तो दोनों अगर एक दूसरे के साथ आएंगे तो दोनों की अच्छाइयां एक दूसरे के साथ मिलेंगी। ध्यान देना आप। निजी क्षेत्र भी लोक कल्याण का काम करेगा, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, और सार्वजनिक क्षेत्र भी लाभ कमाने की स्थिति में आए। तो अब प्रयास किया जा रहा है, दोनों को एक साथ नजदीक लाने का प्रयास हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र हमेशा घाटे में मत जाए, वो सफेद हाथी मत बने, और निजी क्षेत्र भी ऐसा काम न करे कि लाभ कमाने के चक्कर में समाज पे प्रहार कर दे, लोक कल्याण पे प्रहार कर दे। कई बार करते हैं प्राइवेट कंपनियां, कई बार विषाक्त रसायन बाहर में छोड़ देगी, नदियों में गंदगी बहा देगी। कई बार निजी क्षेत्र की कंपनियां ये कहती है क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, तो हम प्रयास कर रहे हैं इन पे ऊपर भी नकेल डाला जाए, ये गलत काम ना करें। हमने इसके लिए CSR की व्यवस्था की है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि ये भी गलत ना करें और इसमें भी चीजें सुधार आ जाए सार्वजनिक क्षेत्र में। तो हम दोनों लोग आपस में नजदीक लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सरकार को समझौते द्वारा सरकार कहा जाता है। कई चीजों के लिए सरकार समझौता करती है, तालमेल करती है। आप देखोगे रोड कौन बना रहा है? निजी क्षेत्र की कंपनियां बना रही हैं। उनको टोल टैक्स देने का अधिकार, टोल टैक्स लेने का अधिकार दे देती है सरकार की, जाओ भाई टोल टैक्स लो, वसूली करो। तो निजी कंपनी वसूल करती है, ध्यान देना आप, सरकार वसूल नहीं करती है। और यहां ये पे प्रॉब्लम आता है। अगर निजी क्षेत्र की कंपनी है उसने रोड बना दिया तो तालमेल होगा ना कि भाई कितने साल तक आप इस पे टोल टैक्स लोगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र से सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी जाएंगे बात करने के लिए। अधिकारियों के साथ कंपनी के लोगों ने तालमेल कर लिया, टोल टैक्स लेना है, 10 साल हो जाएगा डील की, ठीक है तुम भी कुछ पैसा ले लो, 15 साल तक हम टोल टैक्स लेंगे। कौन रोक सकता है? नीति शास्त्र आ गया ना। कई बार ऐसी चीजें आती हैं, खबरें आती हैं कि जानबूझकर सरकार के लोगों के साथ थोड़ा डील करके निजी क्षेत्र की कंपनियों ने जो टोल टैक्स 10 साल 12 साल लेना चाहिए था 15 साल बढ़ा देती है। अतिरिक्त लाभ जनता को कुल मिला के घाटा होने लगता है। तो इसमें कई सारे नैतिक मुद्दे शामिल हैं, ध्यान देना। जब दोनों क्षेत्र एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो कई प्रकार के नैतिक पक्ष आएंगे। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं सब रिटेन फॉर्म में हमारे नोट्स में है। नोट्स आप लोगों को मिल रहा है, यू मस्ट बी अवेयर। तो ध्यान देना क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक साइड में लिख लो निजी क्षेत्र में क्या क्या प्लस पॉइंट है, तो नोट कर लोगे लाभ कमाना, मितव्ययिता, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट खूब होता है, बेहतर सेवा, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। ये निजी क्षेत्र के लोग बेहतर सेवा देते हैं, बेहतर सेवा। आपको पहले डिश लगाने की बात, एंटीना लगाने की पहले बात होती थी, एंटीना, बाद में डिश लगने लगा था।
तो उसमें एक पहले ऐड आता था वीडियोकॉन का कि आपने ऑर्डर दिया कि मुझे डिश लगाना है छत पे, तो जब तक ऑर्डर देके आप घर जा रहे हो घर पे आपका डिश लगा हुआ है। इतनी त्वरित सेवा है। आपने फोन किया और 2 घंटे के अंदर लग गया है। और सरकारी क्षेत्र की कंपनी होगी तो आज फोन किया 5 दिन के बाद कॉल आएगा कि रे भाई कहां पे लगाना है बताओ, आप अपना पता जला फिर से भेजो। तो पब्लिक आज क्विक सर्विस चाहती है। अभी फोन करें तुरंत हो जाए। बिजली कंपनियां देख लो जो टाटा की हैं या फिर और है, आपका बिजली का तार कटा हुआ थोड़ा कुछ हो जाए, कॉल करोगे तुरंत आएगा कि हम शाम तक आके ठीक कर रहे हैं। और सरकार का नियंत्रण होता तो पता लगा 3 दिन तो घूम रहे हो आप, शिकायत पे शिकायत किए जा रहे हो। अब सरकारी क्षेत्र भी सुधर रहा है, ध्यान देना आप। तो ज्यादा बेहतर वो सर्विस देते हैं, बेहतर सेवा है, त्वरित निर्णय होता है, तुरंत निर्णय लेते हैं, क्विक डिसीजन होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, समय प्रबंधन होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में खूब लेट लतीफी है, फालतू की बैठकें होती हैं। कई बार लोग जाते हैं ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, दिन भर ऑफिस तोड़ रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं, कोई काम ही नहीं है, बैठ के दिन भर कॉफी और चाय पी रहे हैं। कई जगहों पर सरकारी ऑफिस में यह दशा है। और कभी प्राइवेट सेक्टर के चले जाओ, आप बैंक में भी जाओगे ना तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक ज्यादा अच्छी सर्विस देते हुए नजर आते हैं कंपेयर टू सार्वजनिक जो ये जो और बैंक है। तुरंत आपको घर पे आके खाता खोल देंगे सब। और सरकारी क्षेत्र में थोड़ा लेट लिखते भी है, सुधरा है परंतु अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। तो जब ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो भी नीति शास्त्र की बात आती है। अपने सिलेबस में यही तो पढ़ना है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नीति शास्त्र की भूमिका। तो क्या क्या होता है अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। तो निजी क्षेत्र में बेहतर सेवा होता है, नोट कर लोगे, नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, क्विक डिसीजन होता है, मितव्ययिता होती है, फालतू का कोई एक्सपेंडिचर नहीं रहता है। यहां पे लेट सार्वजनिक क्षेत्र में लेट लतीफी है, डिले होता है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, फालतू के व्यय होते हैं, एक काम को 3 बार करेंगे सब सार्वजनिक क्षेत्र में। और कोई तालमेल नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में। आप देखोगे सरकार का रोड डिपार्टमेंट है जहां पे, और बिजली वाला विभाग है अगर सरकारी है, तो दोनों डिपार्टमेंट में तालमेल नहीं है। अभी रोड वाले ने रोड बनाया, सरकार के द्वारा रोड बनाया गया, सड़क बनाई गई शहरों में, तो आ गया बिजली डिपार्टमेंट रोड को खोद कर अब बिजली का तार डालना शुरू करेगा उसमें। इतना गड़बड़ आपस में तालमेल है सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में। रोड बनाने से पहले पूछ तो लो बिजली डिपार्टमेंट से कि आपका कोई तार डालना है क्या रोड जमीन के भीतर। अभी नया रोड बना कि 1 हफ्ते के बाद उसको खोदना शुरू कर देगा कि नहीं मुझे तो इसके भीतर तार डालनी है, पोल लगाना है अब इसके ऊपर। तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में आपस में तालमेल की भी सख्त कमी दिखाई देती है। ये सब करप्शन की ओर ले जाता है, ध्यान रखेंगे, ये सब करप्शन की ओर ले जा रहा है। क्लियर? ये ध्यान देना। सरकारी स्कूल के शिक्षक देख लो तो वो भी है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सरकारी स्कूलों की दशा देख लो, लोग इसीलिए लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वहां सेवा ज्यादा बेहतर है। टाइम पे क्लास होगी, टाइम पे क्लास खत्म होगी। सरकारी क्षेत्र में हो सकता है गए हो टीचर है ही नहीं, भवन जर्जर स्थिति में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? तो क्या करोगे ये बताओ। अब क्या क्या है इसमें देख लो आप। जब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिले, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, तो कुछ कुछ मुद्दे उभरेंगे। उन मुद्दों को देखने का प्रयास करो सारे लोग। पहला मुद्दा नोट करोगे, पहला मुद्दा जो कि उभरने जा रहा है या उभरता रहता है। क्लियर? देखो, आज लोक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत सारी चीजों की का प्रयास हो रहा है। जैसे मान लो लोक निजी, सार्वजनिक को हम लोक कह सकते हैं, पब्लिक, लोक निजी भागीदारी या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी आप कह सको, निजी सार्वजनिक क्षेत्र। तो निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से आज सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण आदि किया जा रहा है। सड़कों, पुलों आदि का निर्माण किया जा रहा है, आदि का निर्माण। और जब निर्माण होता है दोनों की भागीदारी से, सरकार सपोर्ट करती है कि हाँ भाई, टेंडर देती है कि अब यहां पुल बनाना है, आप पुल बना दो। जैसे बिहार में पुल बनाने वाली सरकारी कंपनी नहीं है, सरकार ने से ठेका उसको मिला, उस कंपनी को, जो पुल अभी एक बार हवा में उड़ा, दूसरी बार ऐसे ही गिर गया। अभी गंगा नदी पे पुल गिरा था, अभी बहुत चर्चा में था वो पुल। तो वो सरकारी कंपनी नहीं है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो कई बार सड़कों, पुलों आदि का जब निर्माण करती है, दोनों के तालमेल से हो रहा है, सरकार ने फंड दिया, अब ये करेगी, तो कई बार इसका ना कीमत ज्यादा दिखाया जाता है, कीमत खूब ज्यादा कॉस्ट दिखाया जाएगा, ताकि लंबे समय तक टोल टैक्स वसूला जा सके, टोल टैक्स वसूली की जा सके। ये अनैतिक है। कंपनी दिखाएगी कि इतना पैसा लग गया मेरा। कई बार जानबूझकर देरी करती है कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनी जानबूझकर देरी करती है ताकि और फंड लिया जा सके, और फंड बढ़ाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे जो बिहार में पुल बन रहा था, उसका शुरू में खर्चा कम था, लेट हुआ, फिर खर्चा बढ़ा, कंपनी ने और लेट किया और उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो मान लो 300 करोड़ का पुल बनना है, बाद में उसका पुल का कीमत, पुल बनाने की खर्चे हो गए 1000 करोड़। लाभ किसको मिला? निजी क्षेत्र की कंपनी को। ये अनैतिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं तो वहां नैतिकता का मुद्दा उभरता है। ध्यान रखना, जो बातें मैं बता रहा हूं ये ज्यादातर जो इथिक्स के नोट्स हैं, इथिक्स की किताबें आई हैं, उसमें ये गायब है। कई बार जब नई चीजें ऐड होती हैं, एक गलती करता है तो उसके पीछे पीछे 10 लोग और गलती करते हैं। इस टाइप के सवाल बने हैं, आपको ध्यान रखना। पूछ देगा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधों में नैतिक मुद्दे क्या है, तो देखो एक मुद्दा, एग्जाम्पल देकर बताओगे कि कई बार दोनों की भागीदारी से सड़क, पुल आदि का निर्माण होता है। सरकार भी तो सपोर्ट करती है ना निजी क्षेत्र को कि आ जाओ पुल बनाओ, और निजी क्षेत्र जानबूझकर कीमत ज्यादा बताता है कि मेरा इतना पैसा लग गया है। अब ज्यादा कीमत बताएगा तो लंबे समय तक टोल टैक्स की वसूली करेगा। पहला फ्रॉड। दूसरा अनैतिक आचरण, कई बार जानबूझकर देरी करेगा प्रोजेक्ट में, सड़क पुल बनाते वक्त, ताकि और फंड इंक्रीज हो सके। अलग फिर से अनैतिक कार्य। बोलो यस और नो। अरे ठेकेदार प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक, वो सरकारी आदमी नहीं है, कंपनी का आदमी है, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? ये पहली बात हुई। क्लियर? सारे लोग बोलो, ये पहला पॉइंट क्लियर कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जब नजदीक आते हैं तो उस समय नैतिकता की बात होती है। उदाहरण देकर समझा रहे हैं, सड़कों, पुलों आदि का निर्माण हम पीपीपी मॉडल पे कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे आज सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। रोड्स एंड ब्रिज ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है तो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी, कॉस्ट ज्यादा दिखाएगी, टोल टैक्स लंबे समय तक वसूल करेगी, लेट लतीफी करेगी ताकि और ज्यादा फंड लिया जा सके। दूसरा पॉइंट नोट करोगे, दूसरा पॉइंट देखो, निजी क्षेत्र की कंपनियां कई बार निवेशकों का, पब्लिक का धन इकट्ठा करती हैं, लेती हैं। जैसे आईपीओज आते हैं, या फिर कई बार हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। आप में से कुछ लोग लेते होंगे, आप नहीं लेते होंगे तो आपके पिताश्री और चाचा काका लेते होंगे। तो कई बार निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं बड़ा ही आकर्षक बैलेंस शीट प्रस्तुत करती है, आकर्षक बैलेंस शीट अपनी कंपनी का, तो लोग उससे आकृष्ट होकर उसके शेयर खरीद लेते हैं।
बाद में पता चलता है कि ये बैलेंस शीट जो था ना वो गलत था। ये इसका साक्षात उदाहरण है सत्यम कंप्यूटर घोटाला। वैसे सेबी बनी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए, सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सत्यम कंप्यूटर घोटाला में आम जनता के हजारों करोड़ रुपए खत्म हो गए, क्योंकि इस निजी कंपनी ने आम जनता को चोट पहुंचाई, गलत बैलेंस शीट बनाया। लोगों को लगा कि ये तो शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कंपनी बहुत प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में थी, उसने प्रॉफिट खूब दिखाना शुरू किया। इंडिया की एक समय की बेहतरीन कंपनियों में से एक सत्यम कंप्यूटर, बाद में उसका जो हेड था रामलिंगम राजू कई वर्षों तक जेल में रहा। इतना तेज था वो, गलत बैलेंस शीट दिखाता रहा आम पब्लिक को। बाद में उसके ऊपर एक्शन हुआ। तो कई बार कंपनियां ऐसा करती हैं, ध्यान देना आप। क्लियर? देखो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कई बार जो निजी क्षेत्र है वो सरकार से कहता है, सरकार से कि आप मुझे सस्ती दर पे जमीन दे दें, सस्ती दर पे जमीन दें, मैं यहां स्कूल बनाऊंगा, मैं यहां हॉस्पिटल खोलूंगा, अस्पताल बनाऊंगा, थोड़ा जनता की भी सेवा होगी। क्या कठिनाई है? देखो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र नजदीक आ रहे हैं, सरकार आ रही है, निजी क्षेत्र की कंपनियां बोल रही हैं कि आप जमीन दो सस्ती दर पे, मैं तो स्कूल बनाऊंगा, उसमें हम 25-30% गरीबों को मुफ्त में पढ़ाएंगे, जितना भी हो हम 25% लोगों का मुफ्त में इलाज करेंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे। सरकार कहती कि अच्छी बात है, आ जाओ स्कूल बनाओ। कई शहरों में, कई जगहों पे सरकार ने दिया है उनको जमीन स्कूलों को और हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, और वो निजी क्षेत्र के लोग हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं। स्कूल तो बन गया, स्कूल बनने के बाद मुफ्त का इलाज जाए भाड़ में, मुफ्त का इलाज खत्म। वैसे अभी ना आयुष्मान भारत योजना आ गई है, तो इसके चलते थोड़ा फायदा बढ़ गया है। वो तो निजी क्षेत्र में करा लो, सरकारी में कराओ, वो पैसा मिल जाएगा आयुष्मान भारत योजना से हॉस्पिटल में। बट ये कई बार मुफ्त में इलाज नहीं करते गरीबों का, और स्कूल में जो गरीबों का कोटा है ना, ये सेल कर देंगे, इसको ये लोग ना पैसा लेके भर देंगे। अच्छा स्कूल है, डोनेशन लेते हैं कि इतना डोनेशन दोगे ना तो मेरे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। है वो आरक्षित गरीब परिवार के बच्चों के लिए। शुरुआत में ये जो कंपनी है या जो निजी क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने सरकार से वादा किया कि हम इसमें गरीबों को भी इतना प्रतिशत पढ़ाएंगे, आप थोड़ा सस्ती दर पे जमीन दे दो, हम तो जनता का कल्याण करना चाहते हैं। जनता का कल्याण तो बंद बाद में जाएगा, पहले उसका दुरुपयोग। तो जब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र नजदीक आता है, नैतिकता की बात होती है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनैतिक है। और एग्जाम्पल देकर बता रहे हो, सटीक एग्जाम्पल देकर। कोई भी एग्जाम्पल लिख दोगे ना तो जो चेक करने वाला हो ना खुश हो जाएगा कि नहीं, बड़ा सटीक एग्जाम्पल दिया है। तो कई बार निजी क्षेत्र स्कूल, हॉस्पिटल सरकारी जमीन पे बनाता है, सरकार उनको सस्ती दर पे जमीन देती है, जिसपे सरकार का कंट्रोल था। और सरकार जनता की है ना, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी दी गई प्राइवेट कंपनी को सस्ती दर पे, इस उद्देश्य के साथ कि अच्छा काम करेंगे, ये लिए दुरुपयोग करते हैं, ये लक्ष्य से विस्थापन करते हैं, एम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। बोलो, इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, एक बार बोलो सारे लोग। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? एक बात बोल लो, कम से कम 50 लोग तो बोल ही दो कि हाँ ये पॉइंट क्लियर। और सारे जो पॉइंट मैं समझा रहा हूं प्रिंटेड नोट्स में लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, समझ लो। यहां पर नोटिंग करते वक्त प्रिंटेड नोट्स को सपोर्ट में ले लो, प्रिंटेड नोट्स में दे चुका हूं। और आप जैसे ही पढ़ाऊंगा ये सब चीजें समझने लायक हैं। मान लो सवाल आ गया कि लोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता के मुद्दे बताए, उदाहरण देकर स्पष्ट करें कहां कहां अनैतिकता हो रही है।
एग्जाम्पल दे रहे हो, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, जो निजी क्षेत्र है, अपने सिलेबस में निजी आया है, जो निजी क्षेत्र है इसका दायित्व तो बनता है समाज के प्रति, अपने निवेशकों के प्रति जो निजी क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, जो कर्मी हैं, जितने वहां पे काम करने वाले लोग हैं, इसका दायित्व तो बनता है कि इसके ऊपर प्रहार न करें, निवेशकों को हानि न पहुंचाएं, पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। परंतु निजी क्षेत्र कई बार आम जनता के लिए कठिनाई पैदा कर देता है, भारी कठिनाई पैदा करता है, ध्यान देना। जैसे कि एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जो निजी क्षेत्र कैसे प्रहार करता है सार्वजनिक क्षेत्र पे। भोपाल गैस कांड हुआ 1984 में। वो जो कंपनी थी, एंडरसन हेड था, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, वो तो कंपनी बंद हो गई, यूनियन कार्बाइड कंपनी। 85 में 84 में भोपाल में यह गैस कांड हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ, व्यापक स्तर पे पर्यावरण को क्षति पहुंची, सैकड़ों लोग मारे गए, समाज को क्षति पहुंची। निजी क्षेत्र की कंपनी थी, उसका सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति दायित्व तो बनता है कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए। और उसका वो आज भी जो लोग भोपाल गैस कांड से पीड़ित थे, आज भी देखोगे जिस दिन ये गैस कांड हुआ था, आज भी लोग प्रदर्शन करते हैं कि हमें ठीक से मुआवजा नहीं मिला है। जहां भोपाल गैस कांड हुआ था जिस कंपनी में, वहां आज भी खतरनाक केमिकल मिट्टी में दबा के रखे हुए हैं। उस एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस एरिया में जा नहीं सकते हो, मिट्टी डाल के दबा दी गई है। क्लीन करने की जिम्मेदारी होती है निजी क्षेत्र की। केवल लाभ ही कमाओगे कि जनता का हित भी रखोगे? तो कई बार निजी क्षेत्र जो है ना, सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रहार करता है। ये नहीं होना चाहिए। विथ एग्जाम्पल, यूनियन कार्बाइड कंपनी, भोपाल गैस कांड, भारी क्षति पहुंची पर्यावरण को, भारी क्षति पहुंची समाज को। तो निजी क्षेत्र को, समाज को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। जिन्होंने पैसा लगाया है उसमें, उसका भी ध्यान करना चाहिए। जो उसके पास काम करने वाले लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। विजय माल्या ने अपना एयरलाइंस बंद की, अचानक कहा सब लोग नौकरी से बर्खास्त। अभी बैजूस भी यही काम कर रहा है, लोगों को शॉर्ट नोटिस में कह रहा है कि बाहर जाओ, तुम्हें हम निकाल रहे हैं। तो आम जनता तो परेशान होगी, कर्मी जो काम करने वाले हैं। तो अब इन सारी चीजों की चर्चा हो रही है कि निजी क्षेत्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। निजी क्षेत्र को ऐसा काम नहीं करना, निजी क्षेत्र को ऐसा कोई भी काम ना करे कि सार्वजनिक क्षेत्र पे आम जनता पर प्रहार हो। और ये प्रहार करते हैं लोग। तो जब भी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक संबंध आएंगे नजदीक, तो नैतिकता के मुद्दे बनेंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल से प्रिंटेड नोट्स में दे रखे हैं। इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एग्जाम है सितंबर अक्टूबर में आईएएस मेंस का। हमारा प्रिंटेड नोट्स उठा के रखो, देखते रहो, उसके अतिरिक्त मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। कई बार जो निजी क्षेत्र की कंपनी है वो कोई उत्पाद बनाती है तो बड़ा ही आक्रामक तरीके से उसका प्रचार करती है। और ये प्रचार इस टाइप से होता है कि उत्पाद बिकने लगता है। ये गलत है, ये अच्छी चीज नहीं है। आक्रामक मार्केटिंग करती है, इमोशनल, उसका भावनात्मक दोहन करती है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है। एग्रेसिव मार्केटिंग, इमोशनल, भावनात्मक दोहन, शोषण करती इमोशनली। मान लो कोई निजी क्षेत्र की कंपनी कोई चॉकलेट बनाया, उस चॉकलेट को दिखाएगा छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हुए, और जिस बच्चे को नहीं मिलता वो रोने लगता है। और कोई छोटा बच्चा घर में बैठकर देख रहा हो, वो कहेगा कि नहीं यही चाहिए चॉकलेट, अब हमें, अब लाओ वो चॉकलेट। अब वो कितना चॉकलेट अच्छा है दांतों के लिए और तमाम चीजों के लिए अलग बात है, मगर बेचने के लिए कुछ भी काम करेंगे।
एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। उसमें कई बार महिलाओं को एकदम अलग दिशा में दिखाया जाता है, मतलब कई बार अश्लीलता भी बढ़ जाती है उस क्रम में। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जो बोर्ड है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, इतना एग्रेसिव मार्केटिंग मत करो। और कई बार ऐसा हुआ है, कई सारे निजी कंपनियों पे बच्चों के लिए पाउडर बनाने वाली कंपनी, उनके ऊपर एक्शन हुआ। ऐसा पाउडर दिखाता है कि लगता है कि बिना इस पाउडर के बच्चा पल ही नहीं सकता है, भी मतलब पाउडर लगाओगे तभी बच्चा सुंदर बनेगा। तो महिलाएं इमोशनल हो जाती है कि मेरा बच्चा सुंदर होना चाहिए, मैं भी यही पाउडर लगाऊंगी बच्चे को। तो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है, एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, और वो उत्पाद को बेचने का प्रयास करने लगते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र पे प्रहार कर रहे हो, विषय की गंभीरता को देखो कि कितना तरीके से आसानी के साथ आप कर सकते हो उसे। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा बनता है, कभी सवाल बन सकता है कि कौन कौन से मुद्दे उभर रहे हैं। 2 मुद्दा, 4-5 मुद्दा तो मैंने दिखा दिया। इन मुद्दों को दिखाओगे तो बेहतर होगा। हाँ, वो लिख रहा है बेबी जॉनसन या क्या लिख रहा है, तो पता है बिल्कुल, उनके ऊपर फाइन लग गया, रोक लगी कि एकदम लुभावने तरीके से विज्ञापन देके आम जनता को बेवकूफ बना रहे हो। है निजी क्षेत्र की कंपनी, प्रहार कर रही है सार्वजनिक क्षेत्र पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनैतिक है, नहीं होना चाहिए। और देखो निजी क्षेत्र कैसे सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रहार करता है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है मिलावट। बहुत सारी कंपनियां मिलावटी सामान बेचती हैं, तो वही अपने को तो फायदे में जा रही हैं, बट इस क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र आम जनता पर क्या हो रहा है, प्रहार होता है। मिलावटी सामान बेचना भी गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आम जनता पर प्रहार होता है। देखो, आप सारे लोग ध्यान देना, हमने अभी तक 2 या 3 टेस्ट लिया, दोनों का मॉडल आंसर दे चुका हूं। और जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो हम एक क्लास ले लेंगे, सवाल उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर तब लिखना शुरू करोगे जब आपके पास कंटेंट, सामग्री आ जाए। बिल्कुल चर्चा करो, बिल्कुल होना चाहिए आंसर राइटिंग पे। बट शुरुआत में कहो कि हम पहले दिन से आंसर राइटिंग करेंगे और दिमाग का भेजा खाली, दिमाग में कुछ है नहीं, तो पहले जानकारी तो आ जाए, ज्ञान आ जाए, थोड़ा पढ़ लो मटेरियल को। सामग्री मैं दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, उसको पढ़ लो, और उसके बाद आ जाओ, हम सवाल उठा लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक व्यवस्थित तरीके से करो, आप बेहतर स्थिति में रहोगे। क्लियर? सवाल दिखाएंगे ना, सवाल मैं दे चुका हूं, क्वेश्चन बैंक बिल्कुल दिखाएंगे। ये नैतिकता विहीन व्यापार है, ध्यान देना। मिलावटी सामान बेचना, व्यापार कर रहे हो, नैतिकता विहीन व्यापार। इसका मतलब वो व्यक्ति पाप कर रहा है, गांधी के शब्दों में। बिल्कुल सही, किसी ने लिखा ये नैतिकता विहीन व्यापार है, बिल्कुल सही। बहुत सारी कंपनियां जो है ना, नैतिकता विहीन व्यापार कर रही हैं, और गांधी मतानुसार यह सामाजिक पाप है। इट शुड बी क्लियर। हाँ, नूडल्स भी, पीछे ध्यान होना चाहिए। किसी ने नूडल्स पे बताया कि इस नूडल्स में जो नूडल्स खाते हैं लोग, इस टाइप के नूडल्स होते हैं। कई लोग बड़े शौक से खाते हैं, बड़े स्टाइल से खाते हैं। कई लोगों को तो चम्मच से उठता ही नहीं है, वो जो कांटे होते हैं, छुरी कांटे से। अब कई लोग एक्सपर्ट होते हैं कांटे से खाने के लिए, एकदम स्टाइल से खाता हुआ नजर आता है। और नया कोई खाने वाला हो तो कांटे में सारा नीचे ही गिर जाता है, वो परेशान हो जाता है, कितना स्मार्ट है सामने वाला, ये आईएएस मटेरियल यही है, कांटे से ही खा लेता है। और कोई गांव का हो तो उसको लगता है कि ये मैं कैसे खाऊं। तो ना खाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, खाने दो। बोलो, जैसा क्या हुई, किसी ने, कोई कर्मचारी था या कोई व्यक्ति था जिसने कहा इसमें गलत केमिकल्स मिला हुआ है। उस व्यक्ति को रिवार्ड देना चाहिए था। रिवार्ड कहां मिला, वो आदमी कहां गया, पता भी नहीं चला।
ट्रांसफर या उसका तबादला उबादला कर दिया सबने, जबकि कितना जनहित में काम किया था उस व्यक्ति ने। और चाहता तो 50-60 लाख रुपया ले लेता कंपनी से, कहता ये जानकारी है, ईमानदारी रही होगी ना उस आदमी में। उस आदमी को पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, सार्वजनिक स्थलों पे बुलाकर सम्मान किया जाना चाहिए था कि आम जनता के हित में उसने इतना बड़ा चीज बता दिया। उस कंपनी को करोड़ों रुपए का अपना सामान जो वो था ना नूडल्स, उसको खत्म करना पड़ा, मार्केट से लेना पड़ा, करोड़ों रुपए का घाटा हुआ उस कंपनी को एक सूचना से, इसमें गलत रसायन मिला हुआ है। वो व्यक्ति कहां गया पता नहीं चलता है। करप्शन का बोलबाला है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हो ज्यादा। और ध्यान रखना, ईमानदार लोगों में एकता कम होती है, भ्रष्ट लोगों में एकता ज्यादा होती है। जो भ्रष्ट हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, खुल के सपोर्ट करेंगे, आ जाएंगे फ्रंट पे। ईमानदार लोग अकेले पड़ जाते हैं। मगर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ईमानदारी छोड़ दो। ईमानदारी को अंततः ऊपर वाला सपोर्ट करता है, संविधान सपोर्ट करता है, अंततः सत्य की विजय होगी, ऐसा कह सकते हो। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, एक बार बोल लो सारे लोग। मिलावट भी है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये अपना टॉपिक नंबर 5 था, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? विषय को समझो, नोट्स में दे चुका हूं, उतना पर्याप्त है। ओके, ठीक है। तो देखो, एक बार संक्षेप में देख लो, फिर से मैं सिलेबस दिखा रहा हूं। मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का सार तत्व हम लोगों ने कर लिया। एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। एसेंस में हमने देखा था मूल्य एसेंस है कर्तव्य बोध, विवेकशीलता। निर्धारक मतलब कैसे निर्धारण करेंगे कर्म सही है कि गलत है, तो कानून, समाज, धर्म, अंतरात्मा, परिणाम, इनके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कर्म उचित है कि अनुचित है। परिणाम, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम निकलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा परिणाम निकलेगा। विभिन्न जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखना है, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा परिणाम, सामाजिक क्षेत्र में बुरा परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम कहां तक विस्तार है, कितनी गहराई है, कितनी चौड़ाई है इसकी, तो आयाम में हमने 3 पार्ट में बांट कर देख लिया। नियामकीय नीति शास्त्र है, दूसरा अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र और तीसरा था अधिनीति शास्त्र। विवेचना कर ली। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, ये विवेचना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं इसमें मानवीय मूल्य, और इसमें है महान नेता, सुधारक और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। और लास्ट पॉइंट है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, ठीक है। गुटखा का प्रचार बड़े बड़े लोग करते हैं, गुटखा कंपनियों के पास बहुत पैसा है, मास लेवल पे लोग गुटखा खाने वाले लोग हैं इंडिया में, और बड़े शौक से खाते हैं, फाड़ते हैं, और लगता है कि वो स्वर्ग का आनंद इस धरती पर ही ले रहे हैं। उनको पता नहीं कालांतर में उनकी क्या दशा होगी। शौक से खाते हैं, उसी टाइप से खाते हैं जैसा विज्ञापन में दिखाया जाता है। पब्लिक प्लेस पे बस फाड़ते हैं गुटखे का वो टुकड़ा और खाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिग शॉट्स उसका प्रचार करते हुए नजर आते हैं। वो जो बिग शॉट्स आते हैं कभी अपने बच्चे को नहीं देंगे कि बेटा तू भी खा ले इस चीज को। दूसरे के बच्चे खा ले, उनके अपने बच्चे नहीं खाने चाहिए। ध्यान देना, दिल पे नहीं लेना है। वो बड़े लोग हैं, वो किसी भी चीज का प्रचार कर सकते हैं। बिग शॉट्स इंडिया के, अमिताभ बच्चन भी हैं उसमें। बिग शॉट्स मिलीनियम के एक बेस्ट हीरो माने जाते हैं, और भी कई सारे लोग हैं। हम लोगों को उनके नामों पे नहीं जाना है,
आपको अपने विवेक से निर्धारित करना चाहिए। क्लियर है? बोलो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना यहां पर सारे लोग, कुछ चीजों को हम इंडिकेट कर देते हैं, ध्यान देना। देखो, अपने सिलेबस में 5 नंबर के टॉपिक पर पढ़ना है भारत और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक के योगदान। टॉपिक नंबर 5 में पढ़ना है मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड ये पढ़ना है। क्लियर है? ऑफलाइन बैच में बाद में आ जाना, अभी ऑनलाइन बेटा पढ़ लो, दिमाग यहीं पे लगाओ तो बेहतर रहेगा। बाद में आते रहना। और मैंने कहा ना कि पढ़ो, आईएएस का सवाल भी देखो। मैं बहुत सारे मॉडल आंसर दे दूंगा ताकि आप घर पे भी बैठे हो तो थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने को आजमाने का प्रयास करो कि आईएएस का सवाल कितना बन रहा है। 22 का भी दिखा दूंगा, जिसका अभी जो आया था फाइनल सिलेक्शंस का, कि 22 में आखिर क्या क्या था, आप उसमें बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये देखने का प्रयास करेंगे ना। जब आप पढ़ रहे हो तो बनना भी तो चाहिए, बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ध्यान देना। अभी संदर्भ ये है कि जैसे यहां पे पढ़ना है महान नेता, सुधारक और प्रशासक, और यहां पे पढ़ना है नैतिक विचारक और दार्शनिक। तो हम लोग करेंगे क्या कि टॉपिक नंबर 5 में ही इसको भी ले जाएंगे। महान नेता को इसी के साथ पढ़ेंगे, सुधारक को भी इन्हीं के साथ पढ़ेंगे, इस टॉपिक के साथ, टॉपिक नंबर 5 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है? हम इस खंड को छोड़ नहीं रहे अभी पहले टॉपिक में, हम इसको उठा के टॉपिक नंबर 5 के साथ क्लब करेंगे और उसके साथ पढ़ेंगे। क्यों? जैसे पूछा जाए महात्मा गांधी क्या है, तो महात्मा गांधी नेता भी हैं, सुधारक भी हैं, नैतिक विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं। नहीं तो ओवर ये अलग अलग करने में कठिनाई हो सकती है, तो हम एक ही साथ पढ़ लेंगे। बोलो। जैसे पूछा जाए विवेकानंद क्या है, विवेकानंद सुधारक भी हैं, नैतिक विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं। बोलो। अगर आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू नेता भी हैं, प्रशासक भी हैं, और उनके कुछ मोरल थिंकिंग भी है, तो वो समाजवाद को सपोर्ट करते हैं आदि, कुछ उनकी फिलॉसफी भी है। तो हम इन 5 लोगों को, 5 टाइप के लोगों को एक साथ कर लेंगे, एक जगह पे लाएंगे। 5 कौन कौन से लोग? महान नेता, सुधारक, प्रशासक, नैतिक विचारक और दार्शनिक। कुल मिलाकर 5 टाइप की चीजें पढ़नी है। तो 5 को हम टॉपिक नंबर 5 में ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। इसका मतलब है कि हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं यहां पर, महान नेता, सुधारक और प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों शिक्षा, इस टॉपिक को यहां छोड़ रहे हैं और इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं कि मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो पहले टॉपिक का लास्ट पार्ट अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे अब्दुल, ठीक है, आज कलाम साहब हैं, कलाम साहब नेता भी हैं, सुधारक भी हैं, प्रशासक भी हैं, नैतिक विचारक भी हैं और दार्शनिक भी हैं। कलाम साहब को हम सब बाबा साहब अंबेडकर, बिल्कुल सही, बाबा साहब अंबेडकर आप देखोगे सुधारक भी हैं, नेता भी कह लोगे, नैतिक विचारक और दार्शनिक भी हैं। उनकी अपनी फिलॉसफी है, बेहतरीन फिलॉसफी है उनकी। गांधी के साथ खूब टक्कर हो रही है उनकी। गांधी और अंबेडकर को देख लेंगे हम लोग इस टॉपिक में 5 नंबर में, और जीएस के पहले पेपर में जो सवाल पूछा गया उसको निपटा लेंगे। गांधी और अंबेडकर, वर्ण व्यवस्था पे विचार, ये जीएस इतिहास वाले खंड में पूछा है, पढ़ेंगे यहां पर, निपटा लेंगे जीएस फर्स्ट पेपर का भी। ठीक है, खूब याद है आप सब लोगों को, अंबेडकर साहब हैं, बीपी मेनन हैं, ठीक है, नाना प्रकार के लोग हैं, 1-2 लोग थोड़े ही हैं। अच्छा, एक लिख रहा है राम रहीम भी है, ठीक है बेटा, तुम राम रहीम भी लिख लेना। दलाई लामा है, कितना इसका दिमाग काम कर रहा है।
राम रहीम को भी लिखेगा। ये कहां तक चला गया इसका दिमाग, अभी कितना तेज दिमाग है इसका। ये भी कहीं ना कहीं इनको ला के फिट करेगा कि महान नेता है या दार्शनिक है, कहीं फिट कर लेगा। दिमाग में आ गया है, स्ट्राइक कर रहा है, बहुत अच्छी चीजें स्ट्राइक कर रही है इसके दिमाग में। क्लियर? नेल्सन मंडेला पढ़ेंगे ना? क्लियर? बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बेंथम है, मील है, कांट है, इन सबको देख लेंगे। कार्ल मार्क्स भी देखेंगे, अरविंद हैं, टैगोर हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन सबको हम लोग टॉपिक नंबर 5 में ले जाकर देखेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, सुधारक भी हैं, नेता भी हैं, एक तरीके से एथिकल थिंकर भी हैं। ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, सुधारक हैं बहुत अच्छे, कुछ उनके अपने विचार भी हैं, मगर समाज सुधारक प्रधान रूप से हैं। तो हम इस सारे चीजों को टॉपिक नंबर 5 में देखेंगे। और यह ध्यान रखना, जब टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे तो हम जीएस के फर्स्ट पेपर में विवेकानंद पे सवाल आया है, जीएस के फर्स्ट पेपर में इतिहास वाले खंड में सावित्रीबाई फूले पे सवाल आया है, राजा राम मोहन राय पे सवाल आया है, गांधी और अंबेडकर पे सवाल आया है, बुद्ध पे सवाल आया है। इथिक्स में नहीं, जीएस फर्स्ट पेपर मेंस में आया है। उसको यहां पढ़ेंगे, उसको निपटा लेंगे। मैं सवाल दिखा दूंगा, ये देखो जीएस फर्स्ट पेपर का सवाल, यहां पढ़ो वहां निपटाओ, क्या दिक्कत है? कर लेंगे। अब्राहम लिंकन भी पढ़ लेंगे, ग्राहम नहीं, अब्राहम, सब पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है? तो अपने तरीके से और इधर उधर मत जाओ, वो फलाने को लिख रहा है, हिटलर वगैरह नहीं जाएंगे हम उतना। सरोजिनी नायडू पढ़ लेंगे, वेरी गुड, याद है सबको, नाम याद है, समझ में आ गया, पढ़े हो, सब लिख रहा है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अच्छी बात है, नाम याद आ रहा है। एक को नाम अलग टाइप का याद आ रहा है, वो थोड़ा अलग दुनिया में रहता होगा, और इसी टाइप से पूछा जाए तो 4-5 और लोगों का नाम बता देगा कि हाँ वो भी थे, कोई पाल भी थे, एक उनका भी नाम था। चाणक्य भी देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोग इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस in inculcating values. We are going to discuss this particular topic, and we will discuss this topic, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. I will discuss this particular topic along with contribution of moral thinkers and philosophers from India and world. So I will discuss this topic along with topic number 5. ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जरूरी है, वो तो पढ़ेंगे ही वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडर भी है। गुरुजी आईएएस कैसे बन सकते हैं? तो बेटा आईएएस पढ़ने से बन सकते हैं। केवल मोबाइल पे रील देखने से कभी नहीं बन सकते हैं। लिख लो, कलम से लिख लो कि रील देखने से कभी नहीं बन सकते हैं। पहले ये भी तो जानना जरूरी है। पूछ रहा है कि आईएएस कैसे बन सकते हैं, तो लिख लो, पहले ये लिख लो कि क्या क्या करने से नहीं बन सकते हैं। तो रील देखने से नहीं बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें देखोगे तो नहीं बन सकते हो। नंबर 1 है कि पढ़ने से बन सकते हो। और पढ़ने के क्रम में किससे पढ़ोगे? 2 चीजें, किससे पढ़ोगे और कौन सी किताब पढ़ोगे, ये बहुत जरूरी है। तो कितना सीधा सवाल पूछा कि सर आईएएस कैसे, इसके भीतर में उबाल मार रहा है कि आईएएस मुझे बनना है। तो पहले पढ़ो, अभी आईएएस का सवाल प्रीवियस ईयर्स का देखो। तो जब आईएएस का सवाल बनने लगता है ना, तो भीतर से आवाज आए कि बेटा अब तो तुम आईएएस बनने लायक हो गए हो। और आईएएस का सवाल समझ में ना आए तो फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा। आप सब लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बोलते हैं। बोलो, इज इट क्लियर? पहले बोलो, अब नए टॉपिक में प्रवेश करना है। अभी तक हम लोगों ने 5 पॉइंट्स को देखा है, क्लियर हो गया?
एक बार सारे लोग बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। गुरुजी आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे तो आंसर राइटिंग करो, कौन रोकता कौन है तुमको? लिखो, आंसर लिखो, क्या दिक्कत है? मैं मॉडल आंसर दे रहा हूं, लिखो। सीरियस अभी से सीरियस हो रहा है। सीरियस मत बनो, सीरियस नहीं बनना चाहिए, सिंसियर बनो तो ज्यादा बेहतर है। आपका एफर्ट सिंसियर एफर्ट होना चाहिए। सीरियस हो गए तो बाद में सीरियस कंडीशन हो जाता है, फिर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ जाती है, वो फिर सिंकारा पीना पड़ेगा और कई सारी चीजों की जरूरत होती है। तो ज्यादा सीरियस मत बनो, सिंसियर बनो, खुले दिमाग से काम करो, ठीक है? आपका एफर्ट सिंसियर एफर्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग सीरियस हैं, वो सीरियस रहने दो उनको। पता चलता है कि एक हफ्ते से हंसा ही नहीं है, 6 दिन से टॉप फ्लोर पे रहता है, टॉप फ्लोर पे ही पड़ा हुआ है, नीचे नीचे उतरा नहीं है, टॉप फ्लोर पे रहता है दिल्ली मुखर्जी नगर में। बाहर से लगता है कि उतरता नहीं है, खूब पढ़ रहा होगा घर में। तो घर में पढ़ाई हो रही है, रील की पढ़ाई हो रही है, फेसबुक पे पढ़ाई हो रही है, दिन रात एक किए हुए रील देख देख कर, सुबह से शाम तक सैकड़ों रील चल रहा है। आईएएस की तैयारी जारी है। पिताजी घर पे सोचते हैं बेटा आग लगाने गया है, आईएएस बनना इसका तय है, बेटा यहां पे रील देख रहे हैं। वो रील से उनकी तैयारी हो रही है, रील देखकर तैयारी करेंगे आईएएस की। और रील कई भरमार है, एक बार एक रील देखोगे तो 20 पीछे से आ जाएगा, बेटा इसको भी देख लो। एक देखो ना कभी तो आपको 100-200 लोग लगे हुए कि बेटा ये भी देखो ना थोड़ा 1 मिनट के लिए। छोटा छोटा तो रील है, फिर लाइफ भी रील ही हो जाती है, उसी टाइप से चलने लगती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। थोड़ा संयम की जरूरत होती है। आईएएस का सवाल देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा। कुछ मैं दिखा भी देता हूं आईएएस का सवाल। थोड़ा संक्षेप में देख लो। 19 का लेटेस्ट सवाल देखते हैं ना, लेटेस्ट। बाईस का सवाल थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। 22 का सवाल पहले देख लो, फिर हम लोग उस पर जाएंगे ना। परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, ये टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, शैक्षणिक संस्थान। तो इस पे आने से पहले जो 22 का सवाल एक देखने का प्रयास करता है। अभी इसका मॉडल आंसर मैंने नहीं दिया, ध्यान रखना, आगे मिल जाएगा, पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये 22 का सवाल है जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, ध्यान देना। यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यह माना जाता है, बिल्कुल सही है। अगर मानव के कार्य हो रहे हो और उसमें नैतिकता का पालन होगा तो कोई भी संगठन हो, चाहे वो निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, किसी भी संगठन में कुछ तो नैतिकता का पालन होना चाहिए कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोलो, तभी तो व्यवस्था बनेगी। सबको फ्री छोड़ दो, जो इच्छा हो सो करो, तो संगठन अच्छे से थोड़ी चलेगा, संगठन में खराबी आ जाएगी। संगठन चलाना है तो आपको बताना पड़ेगा सारे संगठन के सदस्यों को कि बेटा ये काम करना चाहिए, ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, अनुचित है, तभी संगठन सुचारू रूप से चलेगा। तो पहली बात देखो, यह माना जाता है कि 22 का सवाल है, आईएएस का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है। मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन, नैतिकता का मतलब है जो भी रूल्स, जो मूल्य हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम है या जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है,
कोड ऑफ कंडक्ट है। नैतिकता का पालन किसी संगठन या समाज के सुचारू रूप कामकाज को सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल सही है। यदि हां, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? मैं आपसे पूछूं कि नैतिकता जो है मानव जीवन में किसको बढ़ावा देगी? पहले हम चर्चा कर चुके हैं, 22 का सवाल है, मैं सीधे 22 का सवाल उठा लिया हूं अभी, जबकि टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब सारे लोग बोलो कि पूछ रहा है व्हाट डज इथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ? इथिक्स जो है मानव जीवन में किसको बढ़ावा देगा? सारे लोग बताओ, 2-4 पॉइंट लिख के बताओ। ये आईएएस का सवाल है, 22 का सवाल है, ये कोई कठिन सवाल है क्या? गुड लाइफ को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही। उचित कार्य करने को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही। और बताओ, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही। नैतिकता को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही है। अच्छे कार्यों को बढ़ावा देगा, बिल्कुल करेक्ट। मूल्य को बढ़ावा देगा, 100% करेक्ट। सद्गुणों को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही। मूल्यों को, सद्गुणों को, और बताओ, आचरण में नैतिकता को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही। अहिंसा को बढ़ावा देगा, इस टाइप से मत करो। इतनी तेजी से आगे जा रहा है कि पढ़ने में भी दिक्कत है। कहने का मतलब है आप अपने दिमाग से देखो ना। अगर आपको विषय वस्तु क्लियर हो गया और आप खुले दिमाग के आदमी हो तो लिख सकते हो कि नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? मूल्यों को बढ़ावा देना चाहती है, उचित कर्मों को बढ़ावा देना चाहती है। ये सुनो, मानव के जीवन को सुखी बनाना, सुख को बढ़ावा देना चाहती है कि मानव में आपस में तालमेल रहे, सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना है। नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना चाहती है, तालमेल को बढ़ावा देना चाहती है कि लोग मिलजुल कर समाज में रहें, मार्गदर्शन करती है, सही रास्ता दिखाती है। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हो कि नहीं, नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? अगर प्रशासन में देखोगे, नैतिकता किसे? पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहती है, सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना चाहती है, ईमानदारी को बढ़ावा देना चाहती है, दया, करुणा, प्रेम, त्याग को बढ़ावा देना चाहती है, मूल्यों को बढ़ावा देना चाहती है, मानवीयता को बढ़ावा देना चाहती है। क्या दिक्कत है लिखने में? सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना चाहती है, बिल्कुल सही है। आप में से ज्यादातर लोगों ने सही तरीके से बातें बताई हैं। कोई असंभव कार्य है क्या लिखना? ये आईएएस का सवाल मैं दिखा रहा हूं, और आईएएस के पिछले साल का सारा सवाल बनने लगे तो क्या करोगे? उसके बाद भीतर बेचैन हो जाओगे कि मेरा भी होना चाहिए। आपको अफसोस होगा कि मैं 22 में मैंने क्यों नहीं दिया, देता तो मैं भी बन जाता। और कितने प्रतिशत पे हो रहा है? 50% के आसपास में तो आप आईएएस बन रहे हो। यह दशा हो गई है। 50% पे चाहिए। किसे बढ़ावा देना चाहते? लिख दोगे, इन चीजों को बढ़ावा देना चाहती है। अच्छा, सवाल पूछा, दिन प्रतिदिन के कामकाज में, जो डेली कामकाज करते हैं, में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में कई बार जब दिन में काम करते हैं, कई सारे काम, तो कई बार संघर्ष होता है, ये करें कि ये करें। नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? तो नैतिक मूल्य हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक मूल्य हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस संघर्ष का समाधान करते हैं। मान लो आपके सामने द्वंद्व पैदा हो गया, ये करें कि ये करें, तो नैतिकता आपको रास्ता दिखाएगी। हमने बोला है, नैतिकता जीवन का मार्गदर्शन करती है, द्वंद्व से बाहर निकालती है, बताती है कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, तो हम द्वंद्व से बच जाते हैं। ये सुनो, यही तो बताती है, और कोई पेपर थोड़ी बताता है। पूरा इतिहास पढ़ लोगे, कहीं चर्चा नहीं मिलेगी ये करना है ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं चर्चा है। पूरा ज्योग्राफी पढ़ लोगे, एक जगह पे कहीं एक ज्ञान नहीं मिलेगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम जब नीति शास्त्र पढ़ते हैं तो बड़े बड़े लोगों का भी अध्ययन करते हैं। हम बुद्ध का नीति शास्त्र पढ़ते हैं। बुद्ध बताते हैं कि जब
कुछ समस्या हो तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। अरस्तु का नीति शास्त्र हमें समझाता है मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, संघर्ष का समाधान हो जाएगा। ये कौन सा टफ टास्क है? आईएएस का सवाल, लोग दिमाग में भ्रम पैदा किए हुए हैं, बन नहीं सकता। अरे क्यों नहीं बनेगा? और अभी इथिक्स में पैदाइश कितने दिनों की है आपकी? ये 10वीं क्लास है अभी। 10 दिन में कुछ तो समझ में आना शुरू हो गया कि हाँ इसमें ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो लिख लेंगे इसको। ये कोई कठिन नहीं है, पहले डिमांड तो समझ में आए, ये प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है। 10 नंबर का सवाल है। तो नीति शास्त्र दिन प्रतिदिन के कार्य में, संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? नैतिक मूल्य कौन कौन से? दया, करुणा, प्रेम, त्याग, ये सहयोग, करुणा है, सहिष्णुता है, सब नैतिक मूल्य है। तो हमें मूल्यों के अनुरूप आचरण करना चाहिए जब संघर्ष हो तो। बोलो। और गांधी का नैतिक मूल्य, हम इसमें गांधी के जंतर को लिख देंगे। गांधी ने एक जंतर दिया था, तलिस्मान। गांधी कहते हैं, चूंकि पूछा है संघर्ष के समाधान में नैतिक मूल्य, तो गांधी का एक स्टेटमेंट है कि जीवन में कभी भी संघर्ष हो, निर्णय लेने में कठिनाई हो, तो बोलते हैं कि इस जंतर को याद करो। मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं। गांधी ने कहा ये लो ताबीज, मैं तुम्हें ताबीज देता हूं, जब भी कोई समस्या हो ना इसको याद करना। ताबीज क्या है? रट लोगे तो बेहतर है, समझ लोगे तो और बेहतर है। ध्यान देना, गांधी ने कहा ये लो जंतर, जब भी निर्णय लेने में संघर्ष हो तो गांधी कहते हैं तुम उस सबसे गरीब आदमी को याद करो जिसको आज तक आपने देखा है। सबसे गरीब आदमी को याद करो जो आज तक आपके जीवन में किसी को आपने देखा है, और सोचो कि मैं जो निर्णय लेने जा रहा हूं, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, इस कार्य से उसको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। और ऐसा सोच के आप निर्णय ले लो तो निस्संदेह आपका निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। नैतिकता रास्ता बताती है। जब आदमी डायलेमा में होता है तो नीति शास्त्र रास्ता बताता है कि बेटा ये करो, ये मत करो। यानी द्वंद्व से बाहर निकालने में, संघर्ष से बाहर निकालने में मदद करता है। ज्योग्राफी थोड़ी ही मदद करेगा, साइंस थोड़ी ही मदद करेगा, इथिक्स मदद करेगा, नैतिक मूल्य मदद करेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि भाई देखो नैतिकता के सही रास्ते पे चलो, गलत पे चलोगे दिक्कत होगी कालांतर में। इन लोगों ने अच्छा रास्ता बताया है हमें जीवन में। किसी ने कहा कि त्रिरत्न का पालन करो, महावीर कहते हैं त्रिरत्न का पालन करो, भगवान बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करो। क्या दिक्कत है पालन करने में? संघर्ष खत्म हो जाएंगे, परफेक्ट लिख सकते हो। ये कोई कठिनाई है क्या? 22 का सवाल मैं दिखा रहा हूं, बोलो यस और नो। ताबीज क्या है? ताबीज यही है, जंतर है, तलिस्मान। पूछा था ताबीज क्या है? कई लोग ताबीज धारण करते हैं ना गले में, तो गांधी कहते हैं धारण कर लो इस ताबीज को। 4 लाइन का जंतर देते हैं, कहते हैं जब भी तुम्हें जीवन में, यही ताबीज है, इस ताबीज को हमेशा याद रखो, धारण कर लो। जब भी जीवन में कभी निर्णय लेने में कठिनाई हो रही हो, डायलेमा आ रहा हो, तो सबसे गरीब व्यक्ति को सोचो, उपेक्षित व्यक्ति के बारे में सोचो, और यह सोचो क्या आपके निर्णय से उसे फायदा होगा। अगर हो रहा है तो फिर वो निर्णय ले लो। यही ताबीज है, इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। सवाल पूछा कि निर्णय लेने में कैसे मूल्य, इसको भी उठा के लिख देंगे। भाई गरीबों की मदद भी एक मूल्य है, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। बिल्कुल योग्य कर्म करने को कहता है इथिक्स। लिख दोगे ना, ये कोई असंभव काम है?
प्रैक्टिस करोगे लिखने की? सारे लोग बोलो। मैं आईएएस का सवाल डिस्कस कर रहा हूं, ये ध्यान देना। समझ में आना एक बात है, आईएएस के सवालों पे डिस्कस करना बिल्कुल अलग बात हो जाती है। कर लेंगे तो अब जब टॉपिक खत्म होगा तो करते चलेंगे धीरे धीरे। इज इट क्लियर? पहले बोलो सारे लोग, क्लियर? अब देखो सत्यम मिश्रा बोल रहे हैं कि अभी बेबी है सब लोग छोटे छोटे। ये लगता है कोई वरिष्ठ टाइप का आदमी होगा, 30-35 साल वाला। इसको सब लोग बच्चे समझ में आ रहे हैं। अरे अभी आप भी औरों के दृष्टिकोण में बच्चे ही हो, ध्यान देना। सत्यम मिश्रा, जिस दिन बच्चों के बच्चे हो जाओगे ना, बच्चों के गार्जियन बन जाओगे, उस दिन मानना कि थोड़े बड़े हो गए हैं। ये संभव है लिखना, असंभव काम नहीं है। और मान लो हम इथिक्स पढ़ा रहे, इथिक्स का सवाल बनने लगे, उधर में और पेपरों के ज्योग्राफी के सवाल बनने लगे, इधर पॉलिटी के सवाल बनने लगे, भीतर में आपके भीतर क्या आना शुरू होगा? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी कमी यह है कॉन्फिडेंस की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ज्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि सवाल उससे बनता नहीं है। बनाओ ना सवालों को। कैसे कॉन्फिडेंस आता है? कॉन्फिडेंस तो तब आएगा जब आईएएस के सवाल बनेंगे। आप चाहे जितना पढ़ लो, अगर सवाल नहीं बनेगा ना तो भीतर से हिलते हुए नजर आओगे। कांट आगे में देख लेंगे, क्लियर? सत्यम मिश्रा बोल रहा अभी 18 का हूं, अभी तुम्हारे दूध के दांत टूटे नहीं हैं। सत्यम मिश्रा अभी 18 का हूं, कितना मतलब मासूमियत के साथ बोल रहा है। 18 का है अभी तो टीनेजर है ये, फिर 19 में जाएगा। अभी टीनेजर है ये, बच्चा है अभी। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक से करोगे ना तो जिस साल 21 के होगे ना, पहले प्रयास में आखिरी प्रयास बना सकते हो, अगर अभी से लगे हो तो। ऐसा नहीं कि अच्छी चीजें आसानी से अवेलेबल है तो उसको महत्व ना दो। ठीक से पढ़ो। अच्छा, सत्यम खुद भी तैयारी कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी तैयारी करवा रहे हैं। देखो कौन लिख रहा है, और सत्यम पे इस टाइप से लिख रहा है कि अपने बच्चों की भी तैयारी करा रहे हैं सत्यम। इसका मतलब वरिष्ठ हो सकते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है किसी के व्यक्तिगत जीवन पे। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? सवालों को देखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। पीछे बिहार से परवेज आलम थे, 21 साल 6 महीने में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आ गए। एक सुकेश जैन था, 21 साल 4 महीने में आईपीएस बन गए, अभी हावड़ा साइड में शायद एसएसपी है। 21 साल 22 साल में कई लोग हुए हैं, एक दो नहीं बहुत लोग हैं। 22 साल में उम्र में कई लोग आईएएस बने हैं। अर्थात अमीर सफीउल खान का भी एज ज्यादा नहीं था, सेकेंड अटेम्प्ट में शायद 23 साल के थे तो आईआरटीएस बने, 24 साल में आईएएस बन गए, सीधा आईएएस सेकेंड पोजीशन होल्डर हो गए। ठीक है, अच्छी बात है। बिहार में अभी जो पीछे वहां के जो डीएम है धर्मेंद्र कुमार सिंह, वो भी 24 साल में ही आईएएस बन गए थे, ज्यादा टाइम नहीं लिया था 24 साल में। अभी भी बहुत वरिष्ठ टाइप में तो बिल्कुल नहीं प्रतीत हो गए वो धर्मेंद्र कुमार, मेरे ही नाम राशि में है वो। पीछे वो वहां का जमुई डीएम, अभी वहां का डीएम। सारे लोग जैसे आप पढ़ रहे हो ना, इस टाइप से ये लोग पढ़े हुए हमसे, ध्यान देना। आगे बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं मूल्य को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, और इस पे खूब सवाल बने हैं लास्ट वाले टॉपिक पे। यूपी पीसीएस में सवाल बना है, राजस्थान में बना है, आईएएस में भी बना है। देखने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग दे लोगे, मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। और विकसित का अनुवाद अंग्रेजी में डेवलपमेंट नहीं है, इनकलकेट है।
रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। अभिरुचि क्या है बता दीजिए। अरे अभिरुचि आगे में पढ़ना है, लिख लो। अभिरुचि आगे के टॉपिक्स में पढ़ना है, वहां इसको बता दिया जाएगा। स्टार देकर लिख लो। अभिरुचि क्या है लिखो, अपनी कॉपी में लिख लो। अभिरुचि क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, लिख लो। आगे मिलेगा, लिख लो। तारीख देकर लिख लो। पूछ रहा है व्हाट डू मीन बाय एप्टीट्यूड, तो लिख लो आगे मिलेगा। आ गया, बोलो मिल गया, आगे मिल जाएगा। तो थोड़ा धैर्य के साथ, कई बार चाहता है कि तुरंत मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, इतनी हड़बड़ी नहीं रखते हैं, नहीं तो जो मिलने वाला है वो भी मिलने में दिक्कत हो जाती है। आगे मिल जाएगा, संयम से रहो, पक्का मिलेगा। सिलेबस में है ना, पढ़ेंगे। थोड़ी लाइट हो, उल्टी पुल्टी करेक्ट है, दिख रहा है। आगे बोलते हैं। तो जितना मैं पढ़ा, अभी टॉपिक जो चल रहा है उस टॉपिक पे फोकस कर लो। टॉपिक से संबंधित चीजें नहीं छूटनी चाहिए, जो हमने बोला ध्यान देना। अभिरुचि 3rd नंबर के टॉपिक में आता है। अभी क्यों पूछ रहे हो, ये सब बाईपास करके पूछ रहा है। इसका मतलब लगता है ये भी क्लियर हो गया इसका। एक ही बात पूछा, सर अभिरुचि क्या है, समझ में नहीं आया। तो सवाल तो ऐसा पूछ रहा है, लगता है कि टॉपिक नंबर 2 इसने कंप्लीट ही कर लिया है। अभिरुचि बता दीजिए। क्यों बताऊं अभिरुचि? अभी हम लोग टॉपिक नंबर 1 में हैं, यहां पर हैं मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक। जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, क्रमिक रूप से आता जाएगा। और दिल पे मत लेना मैं बोलूं तो कुछ। कई लोग कुछ भी बोलने पे दिल पे ले लेते हैं, फिर उनका दिल तार तार हो जाता है। इतनी बार ठोकर लगता है दिल को, बाद में कुछ भी होता है दिल पे असर नहीं पड़ता है। ठीक है, गुड। आते हैं एक एक करके। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। तो देखो सवाल में है मूल्य विकसित करने में, तो सबसे पहले हम लोग विकसित करने में परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल बन सकता है मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका बताइए, सवाल आ चुका है। मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका को बताइए, मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को बताइए, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो 3 सवाल बन सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मूल्य क्या है ये देख लो, और कौन कौन से मूल्य हैं, कौन कौन से। थोड़ा एग्जाम्पल देकर लिख लेंगे और फिर बताएंगे ऐसे मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका क्या है, समाज की भूमिका क्या है और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, नोट करते हैं। ध्यान रखना 250 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मजा लेते हुए आराम से इसको पढ़ लो। 250 मार्क्स पढ़ोगे, निबंध में हर एक साल फायदा देगा। ये जो यहां पढ़ रहे हो ना, इससे में खूब यूज है। आप ध्यान रखना इस बात को। जैसे ये टॉपिक ही पढ़ो, इसको फर्स्ट पेपर में खूब निबंध में लिखने का अवसर मिलता है। क्या है मूल्य, क्या है में लिखो आप। हम लोगों ने शुरू में मूल्य को देखा है, नोट करोगे। कई बातें लिखते हैं मूल्य। मूल्य वे हैं जो वांछनीय हैं, डिजायरेबल हैं। वैल्यूज आर दोज थिंग्स व्हिच आर डिजायरेबल। नैतिक दृष्टिकोण से वही मूल्य है। नैतिक दृष्टिकोण से ध्यान देना, मूल्य वे हैं जो वांछनीय हैं, अर्थात जो होना चाहिए। नोट कर लोगे। सेकंड पॉइंट, मूल्य व्यवहार की कसौटियां हैं। व्यवहार या आचरण की कसौटियां हैं। कसौटी है मूल्य, कसौटियां हैं। कसौटी मतलब दे आर, यू कैन से दे आर द
दे आर द ग्राउंड टू डिसाइड राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन और कंडक्ट। मूल्य व्यवहार या आचरण की कसौटियां हैं जिनके आधार पर, नोट करोगे, जिनके आधार पर उचित अनुचित, अच्छा बुरा, सही गलत का निर्णय लिया जाता है। उचित अनुचित, अच्छा बुरा, गुड बैड, सही गलत, राइट रॉन्ग का निर्णय लिया जाता है। तो मूल्य व्यवहार की कसौटियां हैं, कसेंगे इस मूल्य पे और डिसाइड करेंगे सही है कि गलत है। जैसे मान लो जैसे दया एक मूल्य है, करुणा मूल्य है, प्रेम मूल्य है, ये सब मूल्य है। अब मान लो आप कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हो जिससे दया टूट रही हो, खत्म हो रही हो, प्रेम पे प्रहार हो रहा हो, करुणा घट रही हो, समानता भी मूल्य, समानता बिगड़ रही हो, न्याय भी मूल्य, न्याय खत्म हो रहा हो, हम कहेंगे तुम्हारा आचरण जो है ना गलत है, बुरा है, अनुचित है। और कोई आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, समानता बढ़े, न्याय बढ़े, दया करुणा प्रेम त्याग बढ़े, हम कहेंगे आपका आचरण जो है ना उचित है, अच्छा है, सही है। किसके आधार पर कसोगे? मूल्य के आधार पर। मूल्य वे कसौटियां हैं, व्यवहार की कसौटियां, जिसपे कसकर हम, जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? बोलो। ये मूल्य हैं, व्यवहार की कसौटियां हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, तो पहले ये तो जान ले मूल्य क्या है। मूल्य वे हैं जो नैतिक दृष्टिकोण से वांछनीय हैं, जो होने चाहिए। मूल्य व्यवहार या आचरण की कसौटियां हैं जिनके आधार पर हम अच्छा बुरा सही गलत आदि का निर्धारण करते हैं। और फिर एक पॉइंट और लिख लो, मूल्य मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, मूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। लिख लो आप, ये सब पीछे हम लोग कर चुके हैं, दोबारा मैं फिर से बता रहा हूं। मूल्य मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, मूल्य मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं, मानव के जीवन को परिष्कृत करते हैं, रिफाइंड करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, वैल्यूज गाइड आवर लाइफ। तो मूल्य मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, मानव जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं, मानव जीवन का परिष्करण करते हैं, परिष्कृत करते हैं। परिष्कृत, 3 शब्दों को लिख लो। देखो, जिसके जीवन में मूल्य नहीं है, जिसके जीवन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, न्याय नहीं है, उसका जीवन निरर्थक जीवन है। सार्थक जीवन तो वो जीवन है जिसमें मूल्य भरे हुए हों। और जिसके जीवन में दया करुणा प्रेम नहीं है, कहेंगे ये बड़ा ही नीचे स्तर का जीवन है, इसका जीवन रिफाइंड नहीं है, परिष्कृत नहीं है। हम उसी व्यक्ति को सम्मान आदर प्रतिष्ठा देंगे वास्तव में जिसमें अंदर प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, सच्चाई हो। हम ये जितने लोग हुए हैं अपने बॉन्ड, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, टैगोर, अरविंद, ये मूल्यों से युक्त थे, तो हम उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? परिष्कृत करते हैं, परिष्कृत रिफाइंड बनाते हैं। मूल्यों के बिना हमारा जीवन न पशु तुल्य है। जिसके जीवन में दया करुणा प्रेम त्याग नहीं हो, वो जीवन वास्तव में जीवन पशु तुल्य जीवन हो गया, पशुवत जीवन हो गया, जिसमें औरों के प्रति प्रेम नहीं है, समानता का भाव नहीं है, न्याय नहीं है। मूल्य मानव जीवन का परिष्करण करते हैं। ध्यान रखना, मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका है, समाज की भूमिका है, शैक्षिक संस्थानों की। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए मूल्य क्या है जो नैतिक दृष्टिकोण से वांछनीय है, मूल्य वे हैं जो व्यवहार और आचरण का मार्ग की कसौटियां हैं जिनके आधार पर हम सही गलत अच्छा बुरा का निर्धारण करते हैं। मूल्य वे हैं जो जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं।
जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं, जीवन को रिफाइंड करते हैं। रिफाइंड हमारा लाइफ हो जाता है, प्यूरिफाई होता है। अब मूल्य कौन कौन से हैं नोट कर लोगे, जैसे दया, करुणा, प्रेम, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब मूल्य हैं। लिख लोगे मूल्य क्या है। परिष्कृत पूछ रहा है, परिष्कृत का मतलब क्या। अरे परिष्कृत का मतलब, जैसे मान लो परिष्कृत का मतलब होता है, अंग्रेजी बोलते हैं रिफाइंड। आप अपने लाइफ को परिष्कृत करोगे कि नहीं, आप पढ़ाई लिखाई करोगे, खूब पढ़ोगे, खूब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, तो आपका लाइफ रिफाइंड होता है, प्यूरिफाई होगा, ज्यादा अच्छा लाइफ होगा। लोहा कच्चा लोहा है, आप उसको परिष्कृत करके कुछ अच्छी चीजें बना दो, हम कहें इसका रिफाइंड हो गया, शुद्धिकरण कर लिए। गोल्ड में कई चीजें मिला मिला के गंदा कर देते हैं, हम उसको प्योर बना देते हैं, गंदगी को हटा देते हैं। अपने लाइफ में से अगर चीजों को हटा दे हो, गलत चीजों को, तो आपका लाइफ परिष्कृत होगा, रिफाइंड होगा। बोलो, कई बार आप देखोगे मोबाइल का उन्नत रिफाइंड मोबाइल आ जाता है। पहले वाले मोबाइल में कम सुविधा थी, बाद वाले में कहते हैं अरे ये तो रिफाइंड हो गया। ऑयल में भी आता है, मतलब उसमें गंदगी है, उसको हटा उटा दिए तो रिफाइंड हो गया। हम वी यूज द टर्म परिष्कृत, मॉडिफाइड, यू कैन से रिफाइंड बोलोगे आप। तो हमारा जीवन अभी तो कच्चा जीवन है। अगर हम उसमें दया, करुणा, प्रेम, न्याय, सत्य जोड़ते जाएंगे, रिफाइंड हो जाएगा हमारा लाइफ। मूल्य हमारे जीवन को परिष्कृत करते हैं, नहीं तो हम कई मामलों में पशु के बराबर हैं। मूल्य हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं। मूल्य हमारे जीवन को रास्ता दिखाते हैं कि बेटा ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो अब। आईफोन, इसको याद आ रहा है, आईफोन जो है ना, फोन का ज्यादा रिफाइंड फॉर्म है। और फोन, मैं कहूं और फोन से आईफोन, तो हम बोले आईफोन ज्यादा रिफाइंड है, ज्यादा साफ सुथरा फोटो आता है, साउंड भी, म्यूजिक भी ज्यादा अच्छा है। हमारे ये ज्यादा रिफाइंड है, मोर रिफाइंड है। बट उसको आईफोन नहीं लिखोगे, पढ़ते वक्त भी इसको आईफोन याद आ रहा है। पढ़ते वक्त मानव जीवन को देखो, कई लोगों के जीवन में कुछ नहीं है ऐसी चीजें, हम बोले इसका जीवन बड़ा पशु के बराबर है। रिफाइंड लाइफ होना चाहिए। प्रदीप, देखो आईएएस बनने की संभावना तो सब में है, जो एक खास एज को क्रॉस कर चुके और डिग्री है। डिपेंड करता है कि आप कितना मन से पढ़ते हो, कितनी ताकत लगाते हो, कितना अच्छा आपका मार्गदर्शन है। गोविंद जायसवाल बनारस रिक्शा, उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, उनके पिता के रिक्शे को कई बार पुलिस वाले पंचर कर देते थे। जब वो गया तो सारे पुलिस वाले आए थे मिठाई खिलाने के लिए, जो उसके पिता के रिक्शे को पंचर कर दिया करते थे। उन लोगों ने एक तरीके से सॉरी भी बोला कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो अफसोस उन सबको भी हो रहा था। बनारस रेलवे स्टेशन पे उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, तो उसके दिमाग में प्रण आ गया कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है। कुछ कुछ जेवर सिस्टर लोगों ने, उनकी सिस्टर्स ने जेवर भी बेच दिया केवल दिल्ली भेजने के चक्कर में। फोटो अकेला मैं ही छापता हूं दिल्ली में। ये अपना भी सौभाग्य है कि हमारे टच में ऐसे शिष्य आए, क्योंकि गुरु की भी भूमिका तब होती है जब अच्छे शिष्य मिले उसे। अच्छे शिष्यों का आना भी एक सौभाग्य होता है। तो मिला और पहले प्रयास में आईएएस बना, फर्स्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट। ऑल ओवर इंडिया में 44वां या 45वां पोजीशन था। अब कई लोग तो मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। खान जी ने कितना आसान बना दिया आपको, कम पैसे में सारी चीजें उपलब्ध करा दी। नहीं तो जिन सारे लोगों से आप पढ़ रहे हो, अगर वो आ जाते इस तरीके से ही, तो 2-2.5 लाख तो फीस इन लोगों की भी हो जाती। इसके लिए तो खान जी को थैंक्स बोलो आप, कि आसानी से चीजें आपको उपलब्ध हो गई। बोलो तो बन सकते हो।
भीतर में पहले भाव तो पैदा करो कि हाँ हम भी बन सकते हैं। और कब भाव पैदा होगा? जब आईएएस का सवाल बनना शुरू हो जाए। आईएएस का सवाल देखो, लगे अरे ये तो मैं बना लूंगा, फिर दूसरे पेपर का देखे ये भी लगे बना लूंगा मैं, फिर क्या है, फिर तो बन भी जाओगे। बट भीतर से कॉन्फिडेंस तो है कि मैं बन सकता हूं। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, आगे मैं प्रयास करूंगा उनका फोटो दिखा दिखा के बताऊं और उनके हैंड रिटन स्टेटमेंट्स को दिखाऊं कि ये देखो इन्होंने क्या मेरे बारे में लिखा था। 5 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन। पीछे प्रयागराज के डीएम थे भानुचंद्र गोस्वामी, उनका हमारे फेवर में लगभग 15-16 लाइन का स्टेटमेंट होगा हैंड रिटन। वो जिससे पढ़ा उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो सिंपल बीए पास हैं रहे वो, उनको उनकी डिग्री क्या है? भानुचंद्र गोस्वामी बहुत अच्छे डीएम के रूप में काम किया, अभी प्रयागराज में 3-4 साल तक रहे। वो ब्यूटिफिकेशन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिंपल बीए पास, बहुत ज्यादा डिग्री नहीं, बट भारी जीवटता, एकदम भीतर से कि बनना ही बनना है, जिद्दीपन और लक्ष्य के प्रति लक्ष्य से विमुख प्रयास बिल्कुल नहीं, लगातार लगे रहे। पहले प्रयास में इंटरव्यू दे लिए, कुछ कठिनाई हुई, सेकंड प्रयास में ऑल ओवर इंडिया में 33वां पोजीशन लगा दिया उन्होंने। तो कौन सी डिग्री थी? सिंपल बीए पास, और बने सीधे सीधे डीएम। आप में से कई लोगों की डिग्री उनसे ज्यादा मजबूत होगी, बट जीवटता बहुत थी, मेहनती बहुत, मतलब समय का बहुत अच्छा प्रबंधन, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, लगातार लगे रहना, खुले दिमाग से लगे रहना। बहुत स्मार्ट, देखने में भी बहुत स्मार्ट आदमी है, मगर लक्ष्य के प्रति भारी प्रतिबद्धता, लगातार प्रयास, खुले दिमाग से, इंटेलिजेंट हार्डवर्क। उन्होंने इंटेलिजेंट हार्डवर्क किया और नतीजा यह रहा कि 33वां पोजीशन लगा दिया। कौन सी डिग्री थी? कौन बहुत अच्छी डिग्री थी? जहां से वो पास आउट हुए थे वहां के कई सारे टॉपर्स आके डूब गए आईएएस में। उनसे ज्यादा नंबर पाने वाले लोग आके खत्म हो गए दिल्ली में, कहीं के नहीं है, क्योंकि अकेले थोड़ी है अपने डिपार्टमेंट से, और लोग भी तो आए जो जिनके पास इनसे ज्यादा नंबर था, ज्यादा मजबूत स्थिति थी। आप ठीक से पढ़ो और अच्छे लोगों के सानिध्य में रहो, प्रामाणिक किताबों को बार बार पढ़ो। ये रील देखने से नहीं होने वाला, ये लिख लेना साइड में। मास लेवल पे लोग रील ही देखते हैं, उसको लगता है तैयारी ऐसे ही होगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, 15 लाइन का स्टेटमेंट मैं दिखा दूंगा क्या स्थिति रही है। और आप में से कई लोगों की डिग्री बीए पास में भी बहुत जबरदस्त डिग्री लिए हो गए, मगर अब कैसे पढ़ रहे हो ये तो देखो, कितना प्रयास कर रहे हो, आपके जीवन में कितना भटकाव है, कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तब तो बन जाओगे। हिंदी मीडियम, उनका मीडियम हिंदी था भानुचंद्र गोस्वामी का, और कोई दिक्कत? इलाहाबाद में उन्होंने कायाकल्प कर दिया, ब्यूटिफिकेशन कर दिया उन्होंने काया इलाहाबाद का, बता देंगे। और तो सिंपल बीए पास ही थे, ये ध्यान रखना, कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी कि पीएचडी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जीआरएफ और नेट होल्डर हैं, ऐसा नहीं था, मगर आला दर्जे का अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन था। नतीजा हुआ शुरुआती दौर में आईएएस बने, बढ़िया पोजीशन पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेष पक्षों को कल देखेंगे, क्लियर? शेष पक्षों को कल देखेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, आईएएस का सवाल देखते रहो। कल और जो टॉपिक्स हैं, आगे वाले टॉपिक्स को मैं उसको सेंड करा दूंगा। थैंक यू।